नमस्कार। चर्चा करेंगे आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। बायोकेमिस्ट्री का बेसिकली ये पार्ट है और एग्रीकल्चर में काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम है जहाँ पर ये काम आता है। और फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वहाँ तो ये है ही इंपॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट क्या है भाई? ये एक बायोमोलिक्यूल है और हम कह सकते हैं कि दिस इज दी वन ऑफ द लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी बॉडी के अंदर एट प्रेजेंट सबसे ज़्यादा अमाउंट में अगर कोई बायोमोलिक्यूल है तो वो कार्बोहाइड्रेट ही है। बायोमोलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या बायोमोलिक्यूल्स है। कार्बोहाइड्रेट भी उसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स है। तो बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर कार्बोनाइल कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इसको अगर डिफाइन किया जाए तो ये क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग कार्बोनाइल कंपाउंड्स। क्या है भाई? इनके अंदर कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स मतलब जिनमें कार्बन होते हैं। दो इंपॉर्टेंट होते हैं, या तो ये एल्डिहाइड फॉर्म में होगा या फिर कीटोन फॉर्म में होगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म है। ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं और कई सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इनके अंदर पाए जाते हैं। एंड सेवरल्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप से मतलब है OH ग्रुप जो होते हैं वो इनके अंदर ढेर सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला समझो जरा इसका। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? एक फॉर्मूला देखो, फिर उसी में थोड़ा थोड़ा सब में चेंजेस आता रहता है। जैसे यहां पर इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? एक तो इसके अंदर H2O मॉलिक्यूल है और कार्बन है। दो चीजें रहती हैं, कार्बन पर N लगा दीजिए और H2O को ब्रैकेट करके N लगा दीजिए। ऐसे भी कर सकते हो या फिर CN H2N ON ऐसे भी कर सकते हो। CN H2N और ON ये भी आप यहां पर कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए मैं यहां पर कहूं कि इफ द नंबर ऑफ कार्बन, अगर मान लीजिए कार्बन यहां पर 6 है तो 6 कार्बन है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? C6। इस वाले नीचे वाले से भी ले अपन C6 H2 है मल्टीप्लाई बाय 6 से कर देंगे और O6, तो फॉर्मूला बन जाएगा यहां पर क्या? C6 H12 O6। 6 कार्बन है मतलब वो कैसा हो गया भाई? हेक्सोज हो गया। अगर मान लीजिए मैं कहूं यहां पर 5 कार्बन है, 5 कार्बन मतलब वो पेंटोज हो गया। तो उस पेंटोज का क्या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला बनेगा? C5 और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा और O5, तो ये बन जाएगा C5 H10 O5। ये फॉर्मूला सब जगह काम करता है, सब जगह। यानी कि अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करता हूं तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो उसके अंदर 3 चीजें तो होनी ही होनी है। कार्बोहाइड्रेट, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो उसके अंदर ये 3 चीजें होनी है। 3 एलिमेंट्स आपको देखने को मिलने ही मिलने हैं। कौन कौन से हैं 3 एलिमेंट्स? उसमें आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, उसमें आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगा और उसमें आपको कार्बन देखने को मिलेगा। ये 3 चीजें तो आपको मिलनी मिलनी है। कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ये 3 चीजें तो हैं ही। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मैं आपको बात करता हूं तो ये हमेशा 2:1 के रेशो में मिलेंगे। ये जो दोनों हैं ये हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट इन 2:1 रेशो, 2:1 के रेशो में। जैसे अभी मैंने आपको फॉर्मूले में क्या बताया? CnH2ON। अगर इस फॉर्मूले से भी अपन चलते हैं CnH2ON, तो ब्रैकेट में आप देखो क्या लिखा हुआ है? H2O लिखा है, यानी कि 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ये 10 लग रहा होगा, O कर देना इसको, 1 ऑक्सीजन है। तो यहां पर भी अगर आप रेशो देखो, ये क्या है? बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल हो गया। तो इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर आप रेशो देखोगे तो क्या मिलेगा आपको? 2:1 का मिलेगा, H और O का रेशो। और ये बेसिकली ब्रैकेट में है, तो जितने भी कार्बन आपके ऐड होंगे, यानी N जो होगा, अगर N = 7 है तो 7 यहां लिखोगे, रेशो आपका 2:1 ही रहना है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ग्लूकोज का एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे सिंपल है, क्या है? C6 H12 O6। तो देखो H12O6, हाइड्रोजन कितने हैं भाई? 12 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 6 हैं। रेशो क्या आ जाएगा? रेशो आ जाएगा यहां पर 2:1 का। कोई भी कार्बोहाइड्रेट उठा लो, रेशो उसके अंदर 2:1 का ही आना है। लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है, बिल्कुल इसके अंदर भी एक्सेप्शन है। ये बिल्कुल सही है कि ऑलवेज 2:1 में रहेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस इसके अंदर हैं। जैसे
जैसे डीएनए के अंदर पाए जाने वाली जो शुगर है, डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है, उसमें पाई जाती है डीऑक्सीराइबोस शुगर। अगर आपको याद हो, कभी डीएनए आपने पढ़ा हो तो आपको जानकारी होगी, डीएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर इसके अंदर पाई जाती है। बेसिकली ये जो पेंटोस शुगर है, 5 कार्बन इसके अंदर होते हैं। तो अब चूंकि एक पेंटोस शुगर है, यहां चलो पेंटोस शुगर के बारे में चर्चा करें। अगर मान लीजिए पेंटोस शुगर हुई तो कार्बन कितने होंगे उसमें, 5 होंगे, मतलब n इक्वल्स टू कितना होगा, 5 होगा। अगर इस फॉर्मूले से अपन बात करें तो C5H10O5 ये होना चाहिए जनरल स्ट्रक्चर। जनरल जो फॉर्मूला यहां पर बनना चाहिए, जनरल जो इंपेरिकल फॉर्मूला बनना चाहिए पेंटोस शुगर का, वो ये होना चाहिए C5H10O5, यही होना चाहिए। लेकिन यहां पर डीऑक्सीराइबोस शुगर में जो पेंटोस शुगर होता है ना, वहां पर ये फॉर्मूला नहीं है, इसमें होता है C5H10O4। एक्चुअल में यहां पर क्या रहता है, जो सेकंड कार्बन एटम होता है वहां से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, इसलिए तो इसका नाम पड़ता है डीऑक्सीराइबोस। आने वाले लेक्चर में जब न्यूक्लिक एसिड होगा तो मैं वहां पर आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। और वैसे काफी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं जहां पर मैंने डीएनए बताया है, उसमें शुगर के बारे में समझाया है, तो वहां आप देख सकते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो इसका एक्सेप्शन है। तो यहां पर देखो भाई 10 कार्बन है और 4 ऑक्सीजन है, तो ये 2:1 के रेशो में नहीं है। और भी है, जैसे एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, रेमनोस, ये एक शुगर है रेमनोस भी ऐसे ही एक्सेप्शन है। इसमें 12 हाइड्रोजन है और 5 ऑक्सीजन है, C6H12O5 ये है। तो इसमें भी देखो भाई 2:1 का रेशो ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो एक एक्सेप्शन ये हो गया, ये भी 2:1 का रेशो फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 2:1 के रेशो में मिलते हैं। लेकिन ये अकेले ऐसे हैं जिनमें 2:1 का रेशो नहीं होता, और कुछ तो ऐसे हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशो में है, कुछ हैं ऐसे, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। वो भी देखो कौन कौन से हैं, वाइल सम मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये सब कुछ है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे आपका HCHO, क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे CH3CHO, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि HCHO को क्या कहते हैं, CH3CHO को क्या कहते हैं, क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इनको कार्बोहाइड्रेट नहीं कहते हैं। जैसे आपका C2H6O3 है, ये C2H6O3 जिसको अपन एसिटिक एसिड कहते हैं, क्या कहा जाता है, इसको एसिटिक एसिड कहा जाता है। अब कहने के लिए तो भाई इसके अंदर देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपका 2:1 के रेशो में है, 6 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये तो एक एसिड है, एसिटिक एसिड है। ऐसे ही आपका लैक्टिक एसिड होता है, आपका लैक्टिक एसिड क्या रहता है आपका C3H4O2, ये क्या है, ये आपका लैक्टिक एसिड है। तो लैक्टिक एसिड के अंदर भी आप देखोगे हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यानी कि ये देखो ये भी 2:1 के रेशो में है, लेकिन चूंकि ये एसिड है, ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। तो ये भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि इनके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों 2:1 के रेशो में है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलो कार्बोहाइड्रेट के बारे में और बातें जानते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, बेसिकली शुगर होते हैं। शुगर से मतलब है पानी के अंदर घुल जाते हैं और मीठे होते हैं, टेस्ट में स्वीट होते हैं, इसलिए उनको शुगर कहा जाता है। बेसिकली जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। क्यों इनको शुगर कहते हैं, क्योंकि ये पानी में घुलनशील होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, सॉल्युबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट। और टेस्ट में यूजुअली कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है शुगर। तो अब ये बात है कि भाई इनको शुगर मॉलिक्यूल क्यों कहा जाता है, क्योंकि टेस्ट में मीठे होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, इसलिए इनको शुगर कहा जाता है। क्लासिफिकेशन पढ़ चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन कई सारे तरीके से आप कर सकते हो। जैसे हम बात करें, एक तो यहाँ पर इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पर, बेस्ड ऑन दी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इनकी जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है उस बेसिस पर कि कौन रिडक्शन, मतलब किसके अंदर रिडक्शन हो सकता है, किसके अंदर नहीं हो सकता है। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पर बात करें तो 2 प्रकार के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक होते हैं आपके रिड्यूसिंग, एक होते हैं आपके नॉन रिड्यूसिंग।
मतलब रिड्यूसिंग शुगर होती है, कुछ नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। ये काम करते हैं, डिटेल में ही पढ़ लेते हैं, यहाँ पर साथ में ही पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। और स्ट्रक्चर भी लिख लीजिए, स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी अपन बात करें तो बेसिकली दो टाइप के हैं, दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, एक शुगर और एक नॉन शुगर। एक काम करते हैं यहीं लिख लेते हैं, एक है आपका कौन सा शुगर और एक है आपके कौन से नॉन शुगर। एक शुगर होते हैं और एक आपके नॉन शुगर होते हैं। शुगर यूजुअली कौन से होते हैं, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं, यूजुअली जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना वही आपके शुगर होते हैं, मतलब टेस्ट में मीठे होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। और नॉन शुगर बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जितने भी हैं वो सब आपके नॉन शुगर में आते हैं, यानी कि वो पानी के अंदर घुलते भी नहीं और मीठे भी नहीं होते। उदाहरण के तौर पर पॉलीसैकेराइड्स, जितने भी पॉलीसैकेराइड्स है वो सब आपके नॉन शुगर वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। यहाँ पर एक और क्लासिफिकेशन देखें अपन, वो है बेस्ड ऑन दी पॉलीमराइजेशन, कि भाई उसके अंदर कितने मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स बेसिकली पाए जाते हैं। उस बेसिस पर देखो, बेस्ड ऑन दी पॉलीमराइजेशन ऑफ दी मोनोमर यूनिट, जो मोनोमर यूनिट है उन बेसिस पर हम बात करें तो यहां पर भी कार्बोहाइड्रेट कई टाइप के हैं। कुछ लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, कुछ लोग 4 पार्ट में कर देते हैं। चलो अपन 4 में देख लेते हैं। 4 मेजर ग्रुप है यहां पर, सॉरी 4 मेजर ग्रुप। एक तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर केवल एक मोनोमर यूनिट होती है, केवल एक मोनोमर यूनिट, उनको कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। क्या कहेंगे उनको हम लोग, मोनोसैकेराइड्स। जिनके अंदर 2 होती हैं उनको कहते हैं डायसैकेराइड्स। क्या कहते हैं उनको, डायसैकेराइड्स। जिनके अंदर 2 से ज्यादा हो लेकिन 10 से कम हो तो उनको कहते हैं ऑलीसैकेराइड्स। अभी इन सब के बारे में बताएंगे आपको, उसको कहेंगे ऑलिगोसैकेराइड्स। और जिनके अंदर 10 से ज्यादा होती हैं उनको कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। तो बेसिकली 4 कैटेगरी में इनको हम बांट रहे हैं, 1 2 3 और 4। ये 4 कैटेगरी में बेसिकली इनको डिवाइड कर रहे हैं। पहले अपन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करें यहां पर मोनोसैकेराइड्स की। मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स को हम कह सकते हैं दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। कैसे कार्बोहाइड्रेट है ये, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, मतलब इनके अंदर केवल एक ही यूनिट होती है, सिंगल यूनिट है, सिंगल मोनोमर यूनिट है, मतलब एक ही यूनिट के बने हैं। मतलब ये इनको आप तोड़ नहीं सकते, इनको आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, कैन नॉट हाइड्रोलाइज्ड इनटू द अदर स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स। ये सबसे खुद ही छोटा है, इसको तोड़ करके और 2 यूनिट नहीं बनाई जा सकती। इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स, यानी इससे छोटा और कोई है ही नहीं, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट ही यही है, तो इसको तोड़ा नहीं जा सकता। कुल मिलाकर के ये है, ये अपना सिंगल फॉर्म में ही रहेगा, जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में रहता है। मोनोसैकेराइड में मतलब ही क्या है, मोनो का मतलब होता ही क्या है, ये जो मोनो है इसका मतलब ही यहां पर क्या है, 1 है। एक यूनिट इसके अंदर पाई जाती है, केवल एक यूनिट, 1 शुगर यूनिट इसके अंदर पाई जाती है। इसके इंपेरिकल फॉर्मूले की बात करें तो नॉर्मल जो इंपेरिकल फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था वही इंपेरिकल फॉर्मूला यहां पर है, CN H2N और ON। ये इंपेरिकल फॉर्मूला यहां पर पाया जाता है। यहां पर जो N होगा ना उसकी वैल्यू 3 से लेकर के 7 के बीच में रहेगी। N की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 to 7। ध्यान रखना जहां कहीं पर भी N की वैल्यू 2 है, अगर मान लीजिए मैं यहां पर N की वैल्यू 2 रखता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये क्या होगा, C2H4O2। क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कम से कम 3 होना चाहिए, कम से कम 3। अगर 2 है तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। N की वैल्यू अगर आप यहां पर 3 रखते हो, सपोज N की वैल्यू है 3 है तो ये हो जाएगा C3H6O3। ये हो गया, हाँ ये कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल ये कार्बोहाइड्रेट है, ये एक ट्रायोज शुगर है। 2 अगर N की वैल्यू है तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। तो ये पहचानने का एक तरीका है, अगर कभी एग्जाम में आ जाए ऐसा कोई ऑप्शन हो जिसमें आपको 2 दिख रहे हैं कार्बन, तो आप कह देना, साफ साफ कह देना कि भाई ये कैसे भी करके कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता। कार्बोहाइड्रेट के लिए कम से कम 3 कार्बन तो होने ही होने चाहिए, कम से कम 3 कार्बन, मतलब C3H6O3 ये तो कम से कम यहां पर होना चाहिए, मिनिमम कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू है। तो N = 3 से 7 के बीच में यहां पर होना चाहिए। तो यहां पर कार्बन एटम कितने हैं उस बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट भी कई टाइप के हैं, बेस्ड ऑन दी कार्बन एटम।
बेसिकली कार्बन एटम के नंबर की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो मोनोसैकेराइड्स है वो भी अलग अलग टाइप का होता है। मोनोसैकेराइड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। अब जैसे मैंने कहा N3 से लेकर के 7 तक के बीच में है, तो कम से कम ट्रायोस से स्टार्ट होगा, उस बात पर डिपेंड करेगा। तो जैसे कि पहला है N = 3, N = 3। अब एक काम करो, इसको ऐसे लिखना बंद करो, डायरेक्ट हम बात करें ट्रायोसिस। ट्रायोसिस का मतलब है यहां पर कार्बन कितने होंगे, 3 होंगे। नंबर ऑफ कार्बन, नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रायोसिस, नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे इसके अंदर, 3 होंगे। क्या बनेगा फॉर्मूला, N = 3 लिख लो तो C3H6O3, ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला यहां पर बन जाएगा, यानी N = 3 है। ऐसे कौन कौन से हैं जिसमें 3 कार्बन होते हैं, ढेर सारे हैं, जैसे ग्लिसरैल्डिहाइड, अरे क्या कर रहे हो, ग्लिसरैल्डिहाइड। फोटोसिंथेसिस वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आप देखना C3 साइकिल आप पढ़ोगे, वहां पर आपको ये सब चीजें देखी जाती हैं। ग्लिसरैल्डिहाइड है, DHAP है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये पढ़ा होगा। इसी को अपन PgAl भी बोल सकते हैं, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड भी बोल सकते हैं इसी को, ग्लिसरैल्डिहाइड को। याद होगा आप लोगों को, ये सब प्रीकर्सर्स हैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स के, अगर आप लोगों ने पढ़ी है C3 साइकिल तो ग्लिसरैल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दो बड़े पॉपुलर हैं। ग्लिसरैल्डिहाइड को PgAl कहते हैं, और DHAP जिसको कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये है। ये आज ही जब मैंने पेड क्लासेस में आपके यहाँ पढ़ाया है JRF के अंदर C3 साइकिल, तो वो बच्चे देख रहे होंगे, उनको तो समझ में आ ही जाएगा। ये सब क्या है, ये सब आपके प्रीकर्सर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के। दीज आर द प्रीकर्सर्स ऑफ दी ऑल कार्बोहाइड्रेट, यानी कि आगे चल के जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स बनने हैं वो सब इन्हीं से बनने हैं। सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट तो यही है, इनसे छोटा कार्बोहाइड्रेट कोई है नहीं, क्योंकि ट्रायोस से नीचे तो कुछ होता ही नहीं है। उसके बाद मान लीजिए कार्बन = 4 है, तो उसको बोलेंगे अपन टेट्रा। 4 का मतलब क्या हो गया, टेट्रा, तो उसको बोलेंगे अपन टेट्रोसिस। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं भाई, 4, यानी कि N = 4 है, तो इसका क्या बनेगा, C4H8O4। IMP लगा देना, ये टेट्रोसिस का फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें भी आज ही जैसे मैंने C3 साइकिल पढ़ाई, तो आपको याद होगा वहां पर मैंने एराइथ्रोस पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, एराइथ्रोस, जो डार्क रिएक्शन थी उसमें C3 साइकिल में आपको एराइथ्रोस बनाए थे। एराइथ्रोस कैसा था, वो 4 कार्बन वाला था, यही है आपका। एक पेंटोज है, पेंटोसिस। पेंटोसिस का मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन होंगे 5। नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 5, तो ये हो जाएगा C5H10O5। IMP लगा देना, ये पेंटोसिस का फॉर्मूला है। लेकिन ये सभी पेंटोसिस का फॉर्मूला नहीं है। एग्जाम्पल में बात करें किस किस का है, जैसे आपको आज की ही लेक्चर में याद होगा, मैंने सब C3 साइकिल पढ़ाई थी, तो राइबोस उसमें आया था, राइबुलोज आया था, जाइलुलोज आया था, ये सारी चीजें उसके अंदर आई थी। राइबुलोज आया था, एक जाइलुलोज इसके अंदर आया था। ये सब क्या है, आपके पेंटोस शुगर है। एक अरेबिनोज भी होता है, अरेबिनोज, ठीक है। ये राइबोस जो होता है ना, वो RNA के अंदर पाया जाता है। एक डीऑक्सीराइबोज होता है, डीऑक्सीराइबोस, ये DNA के अंदर पाया जाता है। बस ये इसका एक्सेप्शन है। किसका एक्सेप्शन है, इस फॉर्मूले का एक्सेप्शन है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका बनता है C5H10O4। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है वो 2:1 के रेशो में नहीं होता, बस ये याद रखना। ये डीऑक्सीराइबोस एक पेंटोस शुगर है जो कि इसके फॉर्मूले का एक्सेप्शन है। और अगर मान लीजिए यहां पर 6 हैं कार्बन, तो बन जाएगा यहां पर हेक्सोसिस। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, यहां पर 6 हैं, तो इसमें क्या बनेगा फॉर्मूला, C6H12O6। ये कितना ही कॉमन हो गया। ढेर सारे पॉपुलर जैसे ग्लूकोज, जैसे फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये 2 बड़े पॉपुलर एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा गैलेक्टोज है, मैनोज भी है, गैलेक्टोज है, मैनोज है, और एक इसका एक्सेप्शन बताया था मैंने आपको, रेमनोज। रेमनोज आपको एक्सेप्शन बताए थे एक, जिसमें 5 ऑक्सीजन है। ये भी आपका क्या करता है, C6H12O5 है, यानी ये भी 2:1 के रेशो को फॉलो नहीं करता है। और अगर मान लीजिए यहां पर ये 6 हो गए, सीरियल नंबर कौन सा डाला था हमने यहां पर, चौथा। 5वां लिख लीजिए आपका
जिसमें कार्बन 7 हो तो उसको बोलेंगे अपन लोग हेप्टोज। हेप्टोज जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं भाई 7, जिसमें 7 नंबर ऑफ कार्बन है। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल जैसे C7 हो जाएगा तो H14 है, O7 है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आज ही बच्चों को पढ़ाया हुआ है मैंने, स्यूडोहेप्टुलोज। ये आपको मैंने बताया था ये लार्जेस्ट कंपाउंड है, लार्जेस्ट मोनोसैकेराइड है, ओवरऑल नहीं, लार्जेस्ट मोनोसैकेराइड है ये C3 साइकिल का। ये सारी चीजें आपको बताई थी। C3 साइकिल का लार्जेस्ट मोनोसैकेराइड यही है, स्यूडोहेप्टुलोज, 7 कार्बन वाला बेसिकली ये रहता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली मोनोसैकेराइड्स में है। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, उनको समझो। जैसे मैंने बताया आपको ग्लूकोज, जैसे मैंने बताया आपको फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये इन दोनों का ना सेम इंपेरिकल फॉर्मूला है। कैसा फॉर्मूला है? सेम टू सेम इंपेरिकल फॉर्मूला है। आप ग्लूकोज को पढ़ो तो भी क्या आएगा C6H12O6, आप फ्रक्टोज को पढ़ो तो भी C6H12O6। जब ये दोनों सेम टू सेम है तो फिर अंतर कहाँ है दोनों के अंदर? बेसिकली इनके बीच में जो अंतर आता है वो इनके फंक्शनल ग्रुप का आता है। बेसिकली दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो एटम और केमिकल ग्रुप के अरेंजमेंट का है। ये दोनों काय में डिफर करते हैं? बोथ आर डिफर इन दी एटम अरेंजमेंट। एटम का जो अरेंजमेंट है वो बेसिकली अलग है और इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो बेसिकली अलग है। दोनों में वो अंतर है बस खाली। एक एल्डिहाइड है तो दूसरा कीटोन है। जैसे ये ग्लूकोज जो होता है ना ये एल्डिहाइड ग्रुप में आता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? नेचुरली अकरिंग कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स, ये बेसिकली एल्डिहाइड है और ये बेसिकली कीटोन है। एक एल्डिहाइड होता है, एक कीटोन होता है। मैं आपको कुछ फोटोज भी दिखा देता हूं, इसमें फोटोज की मदद से भी आप समझ सकते हो। तो डायरेक्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका इनका बता देते हैं। ये हम पेन ड्राइव में जाएंगे, यहां से हमारा फूड साइंस कहाँ है भाई? ये रहा फूड साइंस, ये सॉरी ये रहा। देखो इस फोटो को आप देखो, इस फोटो में आपको साफ साफ दिखेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। चाहो तो मैं यहाँ पर बना भी देता हूँ अगर आपकी चाह नहीं, वैसे बनाने की जरूरत नहीं, आप देख लो। ये ग्लूकोज है, वो फ्रक्टोज है, सेम टू सेम है, सारी चीजें सेम है। अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उतने ही कार्बन है, दोनों का फॉर्मूला सेम है C6H12O6। अंतर कहाँ है ये देखो भाई, इसके अंदर ये देखो आप C डबल बॉन्ड O। पहचानने का सबसे सिंपल तरीका, जहां पर C डबल बॉन्ड O लगा हो वो आपका कौन सा होता है? एल्डिहाइड ग्रुप, सॉरी कीटोन ग्रुप है बेसिकली। ये नहीं है, यहां पर पूरे को देखना है। CHO, ये जो आप देख रहे हो ये कौन सा है भाई? आपका CHO, ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। एक है आपका ये CHO या C अरे ये क्या हो रहा है? एक आपका ये ग्रुप है, ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है ये है आपका कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप, सॉरी 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 सॉरी, फिर से गलती हो गई, ये वाला नहीं है, ये है कीटोन ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन ग्रुप है। तो ये C डबल बॉन्ड O, चूंकि C डबल बॉन्ड O यहां पर अलग है, इसमें हाइड्रोजन इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था, ये पूरा आता है, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। और ये C डबल बॉन्ड जो है ये कीटोन ग्रुप। बस इतना सही अंतर है दोनों के अंदर। इसलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में बताई थी डेफिनेशन कि ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? नेचुरली अकरिंग कार्बोनाइल कंपाउंड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन होगा। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बस इतना ही डिफरेंस है कि ग्लूकोज जो है उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज जो होता है उसके अंदर कीटोन ग्रुप होता है। बस इतना अंतर है, ये केवल अरेंजमेंट का अंतर है। और ये एक दूसरे में चेंज भी हो सकते हैं। ये बेसिकली एक दूसरे के साथ क्या शो कर रहे हैं? आइसोमर है एक दूसरे के, ये आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। जब ये एक दूसरे में चेंज होते हैं ना तो यहां पर एंजाइम इस्तेमाल होता है आइसोमेरेज। यहां पर आइसोमेरेज एंजाइम इस्तेमाल होता है जब भी ये चेंज होते हैं। तो जब अपन फोटोसिंथेसिस में रेस्पिरेशन पढ़ रहे होते हैं या ये डार्क रिएक्शन पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कई सारे ये आइसोमर जो है वो एक दूसरे के अंदर चेंज होते हैं, एक दूसरे में इनके अंदर बदलाव आता है। एक और बात, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में स्पेशली मैं मोनोसैकेराइड्स की बात कर रहा हूं, जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो सब आपके या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी के फॉर्म में होंगे या लिवियो रोटेटरी के फॉर्म में होंगे। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। ऑल दी मोनोसैकेराइड्स
जितने भी मोनोसैक्राइड्स हैं वो किस फॉर्म में होंगे, आइदर इन दी फॉर्म ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। जितने भी हैं वो दो फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म में या लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को डी या प्लस में लिखा जाता है और लीवो रोटेटरी को एल या माइनस में लिखा जाएगा, या तो एल में या माइनस में। इसमें से एक्सेप्शन जरूर लिख लेना, एक्सेप्शंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। वो है DHAP। DHAP अकेला ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड है सॉरी, जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी में नहीं पाया जाता है। कोई उदाहरण बताओ। उदाहरण में जैसे कि अपन बात करें फ्रक्टोज की, यही फ्रक्टोज और ग्लूकोज देखते हैं। फ्रक्टोज जो होते हैं ना वो आपके लीवो रोटेटरी होते हैं। कैसे होते हैं, लीवो रोटेटरी होते हैं, लीवो रोटेटरी होते हैं। और जो ग्लूकोज होते हैं ना ये आपके डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये भी याद रखिएगा, फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी होता है और ग्लूकोज आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। इसीलिए तो ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड डेक्स्ट्रोज। कभी अस्पताल में भर्ती हुए हो? नहीं, होना भी नहीं चाहिए। मैं तो यही दुआ करूंगा कोई अस्पताल में कभी भर्ती ना हो। मोटिवेशन के लिए अस्पताल जा सकते हैं। एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था कि सर डीमोटिवेट बहुत हो जाते हैं, क्या करें? तो मैं उसे ये कहता हूँ बेटा लाइफ में डीमोटिवेट मत हुआ करो। पहले तो पढ़ाई लिखाई एक अलग पॉइंट है, लेकिन लाइफ में ही डीमोटिवेट होगा तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो कभी ऐसा लगे ना तो आज के आसपास में जो भी सरकारी अस्पताल हो वहाँ एक बार उसके जनरल वार्ड में घूम आना। सरकारी अस्पतालों में से जनरल वार्ड ही होते हैं, वहाँ एक बार घूम आना और वहाँ पर जो पेशेंट्स हैं ना उनको एक बार देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि सुख क्या होता है। आप अगर हेल्दी हैं, आप अगर चल फिर पा रहे हैं, आप अगर बोल सकते हैं, आप अपने हाथों को मूव कर सकते हैं, आप अपने पैरों को मूव कर सकते हैं, आप कुछ काम कर पा रहे हैं, तो आप सबसे सुखी इंसान हो, ये मान करके चलना। जो व्यक्ति अपने शरीर से सुखी है ना, अपनी बॉडी से सुखी है, वो अगर वो हेल्दी है तो वो दुनिया के सारे सुख उसके पास आ सकते हैं। करना क्या है, उसको मेहनत करना है और उन चीज़ों को अचीव करना है। तो ये नौकरी नहीं लगी है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये कोई दुख नहीं हुए, ये सब सेकेंडरी दुख हैं। आपका सबसे बड़ा सुख है आपकी हेल्थ। तो आपको कभी ऐसा लगता है कि सर हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो एक बार जाकर के उनको देख लेना। उनको देख करके आपको वो गाना याद आ जाएगा कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, वो आपको याद आ जाएगा। और वो सही बात है। हम बेसिकली डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हम डिप्रेशन में जाते हैं। तो ये काम करो ना, आप उन लोगों को देखो जो आपसे पीछे हैं। ऐसे लोगों को क्यों देख रहे हो कि जो आपसे आगे जाते जा रहे हैं, तो डिप्रेशन में तो जाओगी। आप उन लोगों को देख लो कुछ समय के लिए जो आपसे पीछे हैं और जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको आप मनोबल, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। और ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? हॉस्पिटल में पड़े मिल जाते हैं, बहुत मिल जाते हैं। आप जाकर के देखो, उनको देख करके आपको ऐसा लगेगा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। लेकिन उनके दुख को देख करके आपको लगेगा कि यार मेरा दुख तो फिर भी बहुत कम है इनके सामने। कोई बेचारे का पैर टूटा हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का लिवर खराब है, किसी की किडनी खराब है, किसी का ब्रेन हैमरेज है, तमाम तरह की समस्याएं लोगों के अंदर हैं। आप कम से कम हेल्दी तो हो। हेल्दी हो मतलब आप सबसे सुखी हो, आप फिर जीवन में कुछ भी कर सकते हो। इसलिए दुखी नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। तो ये डेक्स्ट्रोज, इसी से बात छिड़ गई। डेक्स्ट्रोज जो अपन हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा बॉटल चढ़ाई जाती है, कहते हैं ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही है, वो एक्चुअली डेक्स्ट्रोज होता है। तो डेक्स्ट्रोज क्या है? ग्लूकोज ही है एक प्रकार का। ये ग्लूकोज वगैरह जो होते हैं वो फ्रूट्स वगैरह इन सब में भी पाया जाता है। जैसे ग्लूकोज जो है वो आपका अंगूर के अंदर भी पाया जाता है, बहुत प्रेजेंट इन दी ग्रेप्स। अंगूर के अंदर भी आपको ग्लूकोज ढेर सारी मात्रा में देखने को मिल जाता है, इसलिए ग्लूकोज को हम लोग ग्रेप शुगर भी बोलते हैं, सो कॉल्ड एज अ ग्रेप शुगर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंगूर के अंदर जो शुगर है उसको अपन ग्लूकोज ही बोलेंगे, ग्रेप शुगर। यही ग्लूकोज जो है वो अपने ब्लड में भी पाया जाता है, इसीलिए इसको ब्लड शुगर भी कहते हैं हम लोग। यही ग्लूकोज कॉर्न के अंदर भी पाया जाता है, इसलिए इसको कॉर्न शुगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लड शुगर, कॉर्न शुगर, ग्रेप शुगर, ये सब आपके ग्लूकोज ही है। सब क्या है? आपके ग्लूकोज। हाँ, एक और बात, जैसे ग्लूकोज को हम लोग डेक्स्ट्रोज कह रहे हैं क्योंकि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। फ्रक्टोज क्या है? लेवो रोटेटरी है, इसको लेव्युलोज भी कहा जाता है, सो कॉल्ड एज अ लेव्युलोज, इसलिए इसको लेव्युलोज। जैसे ग्लूकोज को डेक्स्ट्रो रोटेटरी होने की वजह से उसको डेक्स्ट्रोज कहा जाता है ग्लूकोज को, यहां पर फ्रक्टोज को हम लोग लेव्युलोज के नाम से भी जानते हैं। फ्रक्टोज कहां देखने को मिलता है? फ्रक्टोज की हम बात करें तो वो हनी के अंदर देखने को मिल जाता है, शहद के अंदर। फ्रक्टोज प्रेजेंट इन दी हनी,
तो शहद के अंदर आपको फ्रक्टोज देखने को मिल जाता है, मीठे फल जो होते हैं वहां देखने को मिल जाता है, स्वीट फ्रूट्स, मीठे फल जो है वहां देखने को मिल जाता है, नेक्टर जो फूलों में पाए जाते हैं वहां आपको फ्रक्टोज देखने को मिल जाता है। इसीलिए तो फ्रक्टोज को क्या कहा जाता है, फ्रक्टोज को कहा जाता है फ्रूट शुगर। आईएमपी लगा देना, ये ऐसे ही नहीं बता रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है। ब्लड शुगर किसको कहते हैं, ग्लूकोज को। ग्रेप शुगर किसको कहते हैं, ग्लूकोज को। कॉर्न शुगर किसको कहते हैं, ग्लूकोज को। फ्रूट शुगर किसको कहते हैं, आपके फ्रक्टोज को। ठीक, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका कंप्लीट होता है मोनोसैकेराइड्स। ठीक, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डाइसैकेराइड्स की और पॉलीसैकेराइड्स की। तो जल्दी मिलते हैं, थैंक यू।